Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 5 of the course of Electronic Devices and Circuits. In today's lecture, we are going to continue the remaining analysis for the cascode amplifier. So let's begin. So now we are going to find the gain of stage 2, and if you try to observe, this is actually the small signal model of the common gate amplifier Q2. पूरा का पूरा कॉमन गेट का जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है वो मैंने यहाँ उठा के प्लेस कर लिया है. द गेट इज़ ग्राउंडेड, उसमें भी ग्राउंडेड ही था, ये ओपन सर्किटेड है. GM2 VGS2 मौजूद है. बॉडी इफेक्ट का जो करंट सोर्स था वो मौजूद है. आर नॉट करंट आर नॉट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हेयर बिकॉज ऑफ द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट. ये पूरा का पूरा मॉडल मौजूद है. RL भी लगा हुआ है. Since I am actually trying to find out the gain of a stage 2, what I have done, I have removed the transistor Q1 from here. मैंने ऐसे Q1 हटा लिया और इसके इनपुट के ऊपर पे प्लीज नोट द सोर्स टर्मिनल इज द इनपुट टर्मिनल फॉर द कॉमन गेट ट्रांजिस्टर. दैट इज व्हाई एट द इनपुट टर्मिनल, द सोर्स टर्मिनल ऑफ कॉमन गेट, आई हैव अप्लाइड अ वोल्टेज सोर्स VZ. Somehow I will try to find out the ratio V0 over VZ that will give me the gain of the stage 2. Q2 का gain AV2 कैसे मिल सकता है if I try to find the ratio V0 upon VZ. क्योंकि प्लीज़ नोट कि ये V and Z ये दोनों बेसिकली AC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मे बी यहाँ थोड़ा सा लिखने में मसला हो गया, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग AC सिग्नल. अच्छा, first of all I am going to write an equation of Ohm's law at the output terminal, and for this purpose I will be using the logic V0 minus 0 divided by the resistance RL is equal to the current going through this resistor RL. तो V0 माइनस 0 में से तो खाली V0 ही बच जाएगा. तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? V0 इज इक्वल टू I ब्रैकेट वाली चीज़ इंटू R. I के लिए ब्रैकेट में ये क्या लिखा है? लेट अस डिस्कस दिस. प्लीज नोट दैट GM2 VGS2 is coming downward, GM2 VBS2 is coming downward, and the IR not current that I have chosen myself is also coming downward. तो RL के अंदर कौन सा करंट होगा जो जा रहा होगा? RL के अंदर अगर इफ़ आई ट्राई टू अप्लाई अ KCL एट दिस पॉइंट, वो करंट क्या होगा कि GM2 VGS2 का अपोजिट डायरेक्शन, GMB VBS2 का अपोजिट डायरेक्शन और इस IR नॉट का अपोजिट डायरेक्शन, ये तीनों बेसिकली मिल के यहाँ पे सम हो रहे होंगे और RL के अंदर जा रहे होंगे. तो वही मैंने कहा है कि मैंने RL के करंट को लिखा क्या है? मैंने लिखा है माइनस ऑफ GM2 VGS2, यानी कि GM2 VGS2 का अपोजिट डायरेक्शन, GMB VBS2 का अपोजिट डायरेक्शन, IR नॉट जो मैंने चूज़ किया इनका अपोजिट डायरेक्शन. इन तीनों को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर जब सम किया जाएगा तो वो बेसिकली वो RL के थ्रू जाने वाला करंट होगा मल्टीप्लाई बाय RL रेजिस्टेंस. दैट गिव्स मी द इक्वेशन ऑफ V नॉट, where I want to now write all these terms in forms of either VZ or IR naught so that I can get the ratio V naught over VZ. अब वो क्या कर रहे हैं? IR naught को देखें. I want to write an equation for IR naught. For this purpose I will again be applying an Ohm's law across this R naught. The voltage on this terminal of R naught is V naught. The voltage on this terminal of R naught is VZ. तो मेरे पास अब वो क्या होगा? ओम्स लॉ V नॉट माइनस VZ डिवाइड बाय R नॉट इज इक्वल टू IR नॉट. यही मैंने लिखा है, V नॉट माइनस VZ ओवर R नॉट किसके बराबर हो गया? IR नॉट के बराबर हो गया. अच्छा, तो मेरे पास IR नॉट की जो है वो इक्वेशन आ गई है. प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट वी हैव लेबल्ड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन आफ्टर फ्यू different representations for VGS after finding representation for VGS. अच्छा, VGS2 के लिए मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ कि VGS2 बेसिकली बराबर है VG2 माइनस VS2 के. VG2 I can see is 0. Source voltage of 2 is at the potential VZ, ये VZ है. तो VGS2 किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ VZ के बराबर आ गया. सिमिलरली अगर मैं VBS2 फाइंड करूं तो क्या होगा? VBS2 की जगह मैं लिखूंगी VB
माइनस वी एस। बल्क वोल्टेज ऑफ 2 क्या है? बल्क वोल्टेज तो तमाम ट्रांजिस्टर्स का ज़ीरो है, तो वी बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा, वी एस की जगह अगेन यही वी जेड आ जाएगा। तो वी बी एस टू भी एक्चुअली में माइनस वी जेड के ही बराबर आ रहा होगा। ईदर आई कैलकुलेट वी जी एस और आई कैलकुलेट वी बी एस। इसका गेट वोल्टेज ज़ीरो है, इसका बल्क वोल्टेज ज़ीरो है, तो चाहे वी जी एस लिखूँ या वी बी एस लिखूँ, दोनों का आंसर माइनस वी जेड आ रहा होगा। दिस द सेम थिंग आई हैव डन इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 अब क्या इम्प्लाई कर रही है कि माइनस जी एम टू तो एज इट इज़ रहा, वी जी एस टू की जगह मैंने माइनस वी जेड लिख दिया, माइनस जी एम भी एज इट इज़ रहा, वी बी एस टू की जगह मैंने माइनस वी जेड लिख दिया, माइनस एज इट इज़ रहा। आर नॉट की इक्वेशन है वी नॉट माइनस वी जेड ओवर आर नॉट, वो मैंने लिख दी, वी नॉट माइनस वी जेड ओवर आर नॉट, आर एल से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस सारे सिम्बल्स वो साइंस कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कुछ पॉजिटिव में चला जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम ये वाले जो लास्ट टर्म है इसको मैं ब्रेक कर लूँगी, वी नॉट ओवर आर नॉट माइनस वी जेड ओवर आर नॉट में, ये रहा। अच्छा, माइनस वी जेड ओवर आर नॉट प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिला के यहाँ पे ये प्लस हो गया, और माइनस वी नॉट ओवर आर नॉट एज इट इज़ रहा। नाउ आई हैव दिस इक्वेशन वेयर आई हैव टू टर्म्स इंक्लूडिंग वी नॉट। मैं दोनों वी नॉट वाली टर्म्स को जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगी, वी नॉट की टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट कर लें, और जो वी जेड की टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे कलेक्ट कर लें और कॉमन भी निकाल लें। इसमें वी जेड है, इसमें वी जेड है, इसमें वी जेड है, तो जी एम टू प्लस जी एम बी टू प्लस 1 ओवर आर नॉट, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है आर एल से वी जेड से, ये आपके पास राइट साइड पे आ गया। ये वाली जो टर्म है, सॉरी, वी नॉट ओवर आर नॉट, प्लीज़ रिमेंबर कि ये वी नॉट अपॉन आर नॉट आर एल से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वी नॉट ओवर आर नॉट मल्टीप्लाई बाय आर एल, ये पूरा फैक्टर उठ के जा रहा है बेसिकली इस साइड पे। तो मैंने कॉमन भी निकाल लिया वी नॉट को, तो ये वी नॉट की टर्म पहले से यहाँ मौजूद थी पहले से ही, एक और टर्म जो है वो यहाँ पे आ गया, तो वी नॉट प्लस आर एल ओवर आर नॉट आ गया, वी नॉट कॉमन निकाला हुआ है। टेक आउट आर नॉट एज एलसीएम, आर नॉट यहाँ का भी एलसीएम आ जाएगा, आर नॉट डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ आई एम लेफ्ट विद द रेशियो वी नॉट अपॉन वी जेड बराबर हो गया, इस पूरे फैक्टर के अपॉन में आ गया आर नॉट प्लस आर एल। अच्छा, एक चीज़, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। आर नॉट और आर एल, वी अज्यूम दैट के जो आर एल है इसकी वैल्यू आर नॉट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। हम अज्यूम करें कि आर एल आर नॉट से ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से ले लें कि आर नॉट की वैल्यू है सपोज करें 1 किलो ओम, और आर एल की वैल्यू है सपोज करें 20 किलो ओम। 1 किलो ओम प्लस 20 किलो ओम, मैं अगर 20 किलो ओम लिखूं या 21 किलो ओम लिखूं, आर नॉट प्लस आर एल की वैल्यू में आर नॉट के ऐड होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर एल इट्सल्फ इज़ 20 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है। मैं 20 किलो ओम या 21 किलो ओम लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने कहा कि चूंकि आर एल आर नॉट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, मैं आर नॉट को हटा दूँ, सिर्फ आर एल लिखा रहने दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। वही बात है कि 20 किलो ओम लिख दूँ या 21 किलो ओम लिख दूँ, बराबर तो रफली वो 20 किलो ओम के ही पड़ रहे हैं आर एल के। तो मैंने जब आर एल को रहने दिया, आर नॉट को निगलेक्ट कर दिया, इस अजम्पशन पे कि ये जो है वो ज़्यादा होगा। एंड प्लीज़ नोट दैट दीज अजम्पशंस आर नॉट रॉन्ग अजम्पशंस, दीज आर करेक्ट अजम्पशंस। इन रियलिटी द लोड रजिस्टर वैल्यूज आर हायर एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द आर नॉट, दैट इज़ वाई दिस अजम्पशन इज़ जस्टिफाइड। ये कोई रॉन्ग अजम्पशन नहीं है। सो वंस आई choose this assumption, what I did, this RL and this denominator RL, they get cancelled with each other, and 1 plus GM2 plus GMB2 into R0, that is my final expression for the gain of the transistor 2. please note that कि ये जो R0 है ये R02 है, ट्रांजिस्टर नंबर 2 का ये R0 है। प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर। AB2 में 1 plus GM2 plus GMB2 into R02. This is our gain. Now let us go for further calculation. We will now calculate R in 2. So now we are going to find the input resistance of stage 2, and for this purpose I have drawn the small signal model of the complete cascade amplifier.
ठीक है. एंड इनफैक्ट दिस इज द मॉडल दैट वी ड्रू इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर. हमने शुरू में देख लिया था. एंड फ्रॉम दिस कंप्लीट सर्किट आई विल ओनली बी टेकिंग द मॉडल ऑफ द Q2 ट्रांजिस्टर, जिसमें कि VGS2 ये आ गया, GM2 VGS2 आ गया, GMB VBS2 आ गया, R02 आ गया, RL. I will be taking the upper part only and try to observe what I actually want to find. I want to find Rn2. For Rn2, it means that this terminal was the input terminal of the common गेट एम्पलीफायर. ये देखें, ये कॉमन गेट एम्पलीफायर है. जो Q2 है वो कॉमन गेट एम्पलीफायर का ये मॉडल है. और हमें पता होना चाहिए कि कॉमन गेट एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल इज इट्स सोर्स टर्मिनल. That is why what I will be doing, I will not only be picking up this top small signal model, but at the same time I want to find the resistance looking into this terminal, because this is the input terminal of this circuit. So what I will be doing in the next step, I will be applying a test voltage source on this terminal. I will completely remove this part. मुझे इस part को पूरे को remove करना होगा. And I will be applying a test voltage source at this terminal, because I want to find the resistance looking into this terminal, which is actually the source terminal. So let's do it. Here is the same model. पूरा का पूरा मॉडल मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया है. And as I said, I have placed a test voltage source at the source terminal. Now what I am trying to do, this now after the application of this voltage source Vx, the name of this node is Vx now, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ का जो potential है it is Vx. So what I'm doing, I'm applying a KCL at node Vx. Please note that this is the current GMB2 VBS2, GM2 VGS2, and this is the current of R02. I have labeled it as IR02. अच्छा, एक बात ये कि ये तीनों पैरेलल में हैं. इन तीनों में से कोई भी पहले बन जाए, कोई भी बाद में बन जाए, दैट डजंट मैटर एट ऑल. नाउ लेट अस ट्राई टू सम अप ऑल द करंट्स विच आर कमिंग एट दिस नोड. इस वाली लाइन पे जो जो करंट्स आ रहे हैं, प्लीज नोट कि दिस करंट इज कमिंग टूवर्ड द नोड, दिस इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड द नोड, IR02 is also coming toward the node, and in fact IX is also coming toward the node. So all of them will be having same sign. IX आ गया, GM2 VBS2 आ गया, GM2 VGS2 आ गया, IR02 आ गया, इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने IX के अलावा बाकी जितने भी टर्म्स थे उसको इक्वल टू के उधर ले गई. ये माइनस ऑफ GM2 VBS2 हो गया, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया. एंड लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह के छोड़ दिया. Please recall and remember that the bulk voltage of the Q2 ट्रांजिस्टर is at 0 और 1 का भी 0 पे है. इनफैक्ट तमाम MOSFETs के बल्क 0 पे होते हैं. तो मैंने जब भी यहाँ लिख दिया है the bulk voltage of 2 is at 0. And also from this model I can see that the ground terminal of Q2 is also at 0. So मैंने यहाँ VG2 को भी 0 लिखा है. And at the same time, please remember that this is the source terminal of Q2. Source terminal का voltage क्या है? This is the source terminal of Q2 which has a voltage Vx. तो मैंने Vs2 की जगह लिख दिया है Vx. Now let us see what. अब आप ज़रा देखें, VGS अगर मैं निकालूं तो क्या होगा और VBS निकालूं तो क्या होगा. प्लीज़ नोट कि मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर VBS की वैल्यू पुट कर रही हूँ VB माइनस VS की फॉर्म में. तो अच्छा ये GMB2 एज इट इज़ आ गया, VB की जगह 0 आ गया, माइनस आ गया, VS2 की जगह VX आ गया, माइनस ऑफ GM2 आ गया, VGS2 की जगह क्या आ गया, VG इज 0 माइनस VX माइनस ऑफ IR02. प्लीज़ नोट कि ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई है, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन in either IX form or in either VX form so that I can get the equation VX over IX. मुझे किसी भी जब भी हम टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, what we do, we try to convert all the equations either in the form of Vx or in the form of Ix so that we can make the ratio Vx over Ix
which will eventually give us the result of the resistance looking into that terminal. So आफ्टर राइटिंग Vs2 as Vx मुझे ये पता चल गया कि ये सारी चीज़ें इस तरह से कन्वर्ट हो गई. IR0 वॉज द ओनली टर्म दैट वॉज नॉट कन्वर्टेड. अब मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, IR02 इज द करंट कमिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन. देखिए यहाँ से आ रहा है. लेट अस नोट द वोल्टेजेस एट इट्स बोथ टर्मिनल्स. इस टर्मिनल का वोल्टेज इसका V0 है, इस टर्मिनल का वोल्टेज इसका क्या है, वो है Vx. तो मैंने IR02 क्या लिख दिया, V0 माइनस Vx डिवाइड बाय R02 बराबर हो गया IR02 के. तो V0 माइनस Vx ओवर R02 ये बराबर हो गया आपके पास IR0 के. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बिल्कुल ये पिछली वाले एनालिसिस जो कि हमने गेन में यूज़ की थी कि Ix करंट अगर यहाँ से चलता है वो इसमें ब्रेक होगा, इसमें ब्रेक होगा, इसमें ब्रेक होगा. जब ये एंड में आके दोबारा इस पॉइंट पे कंबाइन होगा तो यहाँ का करंट भी Ix ही होगा. और उस करंट का डायरेक्शन देखिए क्या है, Ix का ही. वो यहाँ से चलेगा इन तीनों से गुजरता हुआ. जब वो दोबारा यहाँ से आ रहा होगा इधर तो उसका डायरेक्शन RL के अंदर एंटर होता हुआ होगा. तो मैंने एक और इक्वेशन लिखी है, वो क्या कि V0 माइनस ज़ीरो ओवर RL, V0 माइनस ज़ीरो ओवर RL बराबर होगा किस करंट के, वो इस Ix करंट के बराबर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों के थ्रू चलता हुआ यही करंट इस रेजिस्टेंस में एंटर होगा. तो आपके पास Ix की V0 की वैल्यू आ गई, V0 इज इक्वल टू Ix इंटू RL, ये आपके पास आ गई. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं इन सब को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. ठीक है, और माइनस का टर्म जाहिर है माइनस माइनस होके ये Vx का ही साइन प्लस हो गया, और आपके पास यहाँ माइनस माइनस होके ये प्लस हो गया. IR02 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, V0 माइनस Vx ओवर R02, ये यहाँ पे आपके पास आ गया. इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने V0 को भी Ix के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. ये बेसिकली Ix RL के बराबर है, Ix RL आ गया. Now we can clearly see that all of the terms are converted into the form of Vx and Ix. We can simply separate them out. देखिए यहाँ पे Ix RL ओवर जो R02 है ये माइनस वाला, दिस विल बी शिफ्टेड टू द left hand side. Collect all Ix terms on one side and collect all Vx terms on other side. ठीक है, Ix RL ओवर R02 यहाँ आया तो मैंने इसमें से Ix कॉमन निकाला, एंड एट द सेम टाइम मैंने R02 का LCM भी ले लिया. तो ये R02 यहाँ आ जाएगा प्लस RL ओवर R02, ये आ गया आपके पास. एट द सेम टाइम ऑन द राइट हैंड साइड Vx पे GM2 आ गया, GMB2 आ गया, 1 ओवर R02 आ गया. ये 1 ओवर R02 कैसे आया है, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए. Vx ओवर R02 था, Vx आपने बेसिकली यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो जब भी यहाँ पे 1 ओवर R02 बच गया. इस साइड में से भी आप R02 को एंड में ये तो एज इट इज कॉपी किया, R02 का LCM ले लें, R02 यहाँ आ गया तो ये R02 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और +1 में रहेगा. तो R02 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया. Vx ओवर Ix निकालना है आपको, Vx इधर रखें, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. Vx ओवर Ix से आपके पास ये आ गया. आई कैन ब्रेक, देखिए उसूलन तो देखा जाए दिस इज अवर रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का आंसर आ चुका है. दिस इज अवर इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन. The thing is that this equation is not providing us any kind of intuition as whether the resistances R02 and RL are in parallel or in series. resistance हमें series parallel से पता चलती है. अब मैं इस equation को लेके क्या करूँ, ये कौन सी resistance है. So in the next step what we are trying to do, we are trying to somehow write the above equation in some intuitive form that can give us some some idea of whether the resistances are in series or in parallel. So what I have done, मैंने R02 की जगह ये पूरा लिखा and then below RL I wrote again all this, मैंने सबको लिख दिया. ठीक है, दायरा अल्टीमेटली सॉल्व होकर इसका यही आंसर आएगा. अच्छा, if you try to go to the gain of the
ट्रांजिस्टर Q2 अभी हमने फाइंड किया Rn2 से पहले, ये पूरी एक्सप्रेशन एक्चुअली गेन ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने RL ओवर AV2 लिख दिया, एक चीज़ तो ये आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये R0 ओवर GM2 प्लस GMB2 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 को हटा दिया है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन हमने पहले भी की थी कि 1 प्लस GM के साथ अगर इतनी बड़ी टर्म मल्टीप्लाई हो ऐड हो रही है, तो हमने कहा था ये वाला जो टर्म है ये काफ़ी लार्ज वैल्यू का है, जिसकी वजह से हम इस 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये असम्पशन हम पहले ही प्रीवियस एनालिसिस में कर चुके हैं। दैट इज़ वाई मैंने इस 1 को निगलेक्ट किया। जब मैंने इस 1 को निगलेक्ट किया तो इस R02 से ये R02 बेसिकली कैंसिल हुआ और मेरे पास 1 ओवर GM2 प्लस GMB2 बचा। लेट अस सी दैट। In the last slide I said that we are making an assumption and I have already discussed that, sorry, वो assumption वाली चीज़ एक्चुअली यहाँ लिखी हुई है। देखें प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या किया है, मैंने 1 प्लस GM2 प्लस GMB2 इंटू R02 को उसमें 1 ऐड हो रहा था, मैंने 1 को निगलेक्ट कर दिया। वो मैंने 1 को क्यों निगलेक्ट किया, लेट अस सी दिस हियर। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि GM2 प्लस GMB2 इंटू R02 ये पूरा फैक्टर काफ़ी बड़ा है 1 के मुकाबले में। इट्स जस्ट लाइक कि ये पूरी चीज़ जो है वो क्या है 3000 है और प्लस 1 उसमें ऐड हुआ हुआ था। अब अगर मैं 3000 में 1 ऐड करूँ ना करूँ, 3000 को कोई फ़र्क पड़ेगा? 3000 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब ही मैंने कहा कि ये जो पूरी चीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि इसमें 1 ऐड करें ना करें कोई असर नहीं पड़ेगा। जब भी मैंने उसमें से प्लस 1 रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह उस अजम्पशन के बाद में जब प्लस 1 रिमूव हुआ तो R02 और R02 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद थे, वो कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास बच गया। इस चीज़ को मज़ीद मैंने इस फॉर्म में लिखा है। प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, जस्ट द डिफरेंस इज़ इन देयर राइटिंग स्टाइल। दोनों सेम है, कैसे? 1 अपॉन में मैंने करके 1 अपॉन GM2 लिख दिया है। अगर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर GM2 ऊपर चला जाएगा, यही वाली चीज़ बन जाएगी। और इसको भी 1 अपॉन GMB2 लिखा है, GMB2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये ऊपर चला जाएगा, यही वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, why I have done this? Please note that this part of the equation is still not giving me any kind of intuition. I do not still know what does this 1 over GM2 plus GMB2 means. मुझे नहीं पता। अब मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा था, मुझे पता चला फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू रिकॉल और रीड अगेन द स्लाइड नंबर द लास्ट स्लाइड ऑफ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 3 की लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। मैंने वहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की एक इक्वेशन लिखी थी जिसमें मैंने लिखा था कि 1 अपॉन करके 1 अपॉन जो भी फैक्टर प्लस 1 अपॉन करके जो भी फैक्टर अगर लिखा हुआ कहीं होगा तो आखिर में डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के पैरेलल में होंगी। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यू नीड टू सी दैट लेक्चर फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इस चीज़ को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा तो मुझे पता चला कि इन रियलिटी 1 ओवर GM2 एंड 1 ओवर GMB2 दीज आर द रेजिस्टेंसेस विच आर अपीयरिंग इन पैरेलल। और वो क्या क्या है, देखिए VBS इस करंट सोर्स का नाम है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो ऑफर कर रहा है 1 ओवर GMB2 विच इज़ ओवर हेयर। GM2 VGS2 इस करंट सोर्स का नाम है, बट द रेजिस्टेंस विच इट इज़ ऑफरिंग इज़ 1 ओवर GM2। तो इन दोनों करंट सोर्सेज की वजह से इस सोर्स टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है कि 1 ओवर GMB2 और 1 ओवर GM2 एक दूसरे के पैरेलल में है। अच्छा भाई, जब ये दोनों पैरेलल में है तो ये R02 कहाँ चला गया, क्योंकि ये भी तो पैरेलल में है इनके। तो अब आप ये ज़रा नोट करें कि आपने ये जो अजम्पशन की है, इस अजम्पशन से एक और चीज़ प्रूव हो रही है, वो क्या, R02 को यहीं रहने दें, ग्रेटर देन का साइन यहीं रहने दें, ये 1 में ही रहने दें। इस GM2 प्लस GMB2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़रा 1 के नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि R02
की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 1/GM2 प्लस GMB2 से। मैं सिर्फ इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे लाने की बात कर रही हूँ। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, R02 इज मच ग्रेटर देन 1/GM2 प्लस GMB2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R02 1/GM2 प्लस GMB2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इस और इसका दूसरे अल्फाज में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में लगी हुई हैं, R02 उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। अब ये बात आपको प्रीवियस डिटेल से डिस्कशन से पता होनी चाहिए कि जब 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो जो भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंसेस होती हैं पैरेलल का आंसर वो हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है वो ओमिट आउट हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ये अजम्पशन मैंने की थी +1 को निगलेक्ट करने के लिए, इस अजम्पशन से एक और चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हुई, वो ये कि R02 रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के मुकाबले में। जब भी R02 ओमिट आउट हो गई तो मुझे ये पता चला कि सोर्स टर्मिनल से देखने पे पहले तो इसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में नज़र आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस के पैरेलल में। दूसरी चीज़ सीरीज़ में नज़र आ रही है, वो क्या, RL रेजिस्टेंस भी जो कि आउटपुट पर लगी हुई थी, RL रेजिस्टेंस जो कि आउटपुट पे लगी हुई थी, उसका असर भी सोर्स टर्मिनल पे नज़र आ रहा है। आप प्लस में देखें ना, ये RL नज़र आ रहा है। RL resistance which was present at the output terminal is now available at the input terminal, source terminal, लेकिन डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहा। RL जो कि आउटपुट पे थी, जब वो इनपुट पे शिफ्ट हुई तो कैसे शिफ्ट हुई, गेन से डिवाइड होकर शिफ्ट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस आउटपुट पे मौजूद होती है और वो उठ के इनपुट पे आ रही होती है, जिसको हम इनपुट पे मैप करना चाह रहे होते हैं, तो हम उसको गेन से डिवाइड करते हैं, वो उठ के इनपुट पे चली जाती है। तो अब मुझे इस Q2 ट्रांजिस्टर के सोर्स से देखने पे क्या नज़र आ रहा है, इस करंट सोर्स की रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस करंट सोर्स, और इनकी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड हो रही है RL की रेजिस्टेंस जो कि आउटपुट पे थी, लेकिन आउटपुट से सोर्स पे ट्रांसफ़र होते हुए वो Q2 के गेन से डिवाइड होके, बेसिकली ये गेन है, इस हिस्से से गेन प्रोवाइड हो रहा है, या ये रेजिस्टेंस गेन से डिवाइड हुई और सोर्स पे ट्रांसफ़र हो गई, तो RL डिवाइड बाई AB2। तो अब हमारे पास बेसिकली R/2 यानी इनपुट टर्मिनल ऑफ 2 से देखने पे ये रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली नज़र आ रही है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Okay, now in this slide we are going to find the resistance appearing at the drain terminal of transistor Q1 and at the source terminal of transistor Q2। बेसिकली हुआ क्या है, अगर आपने थोड़ा सा एनालाइज किया हो तो इस पॉइंट से इधर देखने में, ये जो रेड एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर देखने में जो रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही थी वो बेसिकली क्या थी, R/2 थी, क्योंकि वो Q2 का इनपुट टर्मिनल था। एट द सेम टाइम इसी पॉइंट से डाउनवर्ड्स देखने में हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी वो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 थी, और उसका आंसर क्या आ रहा था, R01, इफ़ यू कैन रिकॉल। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमने सिर्फ एक नाम दे दिया है। इस पॉइंट से ऊपर जो रेजिस्टेंस फाइंड की जो कि R/2 थी, और इस पॉइंट से नीचे जो रेजिस्टेंस फाइंड की जो कि R/1 थी, हमने कहा ड्रेन टर्मिनल के ऊपर बेसिकली ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अपीयर हो रही होंगी, यानी कि यहाँ से जो ऊपर अपीयर हो रही थी वो बेसिकली थी R/2, और यहाँ से डाउनवर्ड जो अपीयर हो रही थी वो थी R/1। तो हम कह सकते हैं कि ड्रेन टर्मिनल पे जो नेट रेजिस्टेंस अपीयर हो रही होगी वो क्या होगी, R/2 और R/1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अपीयर हो रही होगी। मैंने सिंपली R/1 की भी वैल्यू लिख दी है और R/2 की भी वैल्यू लिख दी है, यानी कि जो RD1 हमने कैलकुलेट किया है, इट इज़ नॉट अ न्यू कैलकुलेशन बट इट्स जस्ट representing the net parallel resistance appearing at the drain terminal of transistor Q1, and it is actually the parallel combination of resistance looking from this terminal to ground, यानी कि इस टर्मिनल से लेके ग्राउंड तक जो रेजिस्टेंस नज़र आई थी R/1 थी, और इस टर्मिनल से जो ग्राउंड तक रेजिस्टेंस नज़र आई है वो R/2 थी। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन RD1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एडिशनल चीज़ है जो बेसिकली कैलकुलेट बुक में करके दिखाई गई है, हमने भी कैलकुलेट की है।
नाउ लेट अस कम टू द कैलकुलेशन ऑफ आर आउट टू। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, स्टेज 2 की आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जब भी हम कहीं पे टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेजिस्टेंस, एट दैट टाइम वी रिमूव एनी रेजिस्टर प्रेजेंट एट दैट टर्मिनल, जो कि हमने यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू कैन नोटिस आर एल, if you can notice RL resistor was actually here and we have removed it because जिस टर्मिनल पे भी आपने सोर्स लगाना है वहाँ पे कोई रजिस्टर होता है मौजूद, तो आप उसको रिमूव करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि RL इज नेवर इंक्लूडेड इन द आउटपुट रेजिस्टेंस, ये बात सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, एट द सेम टाइम व्हेन वी अप्लाई आवर टेस्ट वोल्टेज सोर्स इनटू द सर्किट, the method is to remove all other applied sources into the circuit. For example, अगर आप नोटिस करें, ये कैस्कोड एम्पलीफायर का पूरा स्मॉल सिग्नल मॉडल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने आरएल को हटा के टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है, इट इज़ हियर। देयर इज़ वन डिफरेंस, मैंने गेट पे Q1 के वी इनकी सोर्स लगी थी, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया। उसे शॉर्ट मैंने क्यों कर दिया है कि जब कभी भी हम टेस्ट वोल्टेज सोर्स कहीं अप्लाई करते हैं तो सर्किट के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर और कोई भी एडिशनल वोल्टेज सोर्स लगी होती है, हमें उसको रिमूव या शॉर्ट सर्किट करना होता है। इस वक्त चूंकि मैंने कंप्लीट मॉडल उठाया है, क्योंकि मुझे देखना है कि Q2 के आउटपुट टर्मिनल से देखने पर सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी, हमें इस चीज़ को देखना है। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करें कि वी इन सोर्स को ग्राउंड कर दिया। अब एक चीज़ देखिए, इसको ग्राउंड करने से हुआ क्या है, जब मैंने वी इन को ग्राउंड किया तो गेट वोल्टेज ऑफ 1 भी ज़ीरो आ गया, सोर्स वोल्टेज ऑफ 1 भी ज़ीरो आ गया। क्या मैं कह सकती हूँ कि VGS1 अब ज़ीरो है, बिकॉज VG इज़ ऑल्सो ज़ीरो, VS इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो जब VGS1 ज़ीरो हो गया तो VGS1 यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया। अब करंट सोर्स GM इंटू VGS1 ज़ीरो होने से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी करंट सोर्स एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। GM1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो यानी कि ये करंट सोर्स अब पूरी की पूरी ज़ीरो हो चुकी है। दर हकीकत सोर्स टर्मिनल पे सिर्फ एक R01 रेजिस्टेंस लगी है जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। आई हैवंट रीड्रॉन दिस सर्किट, इनफैक्ट बुक में जब आप देखेंगे तो शायद ये GM VGS1 बना हुआ ही नहीं है और ये VGS1 वाला पार्ट भी बना हुआ नहीं है। मैंने पूरा बना के क्यों दिखाया, पूरा बना के इसलिए दिखाया कि बुक में सोर्स टर्मिनल पे बस सिर्फ एक R01 लगी है, उसका अगला टर्मिनल ग्राउंड है। ये पोर्शन पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है, नलिफाई होकर ख़त्म हो चुका है। और ये जब VGS1 ज़ीरो है तो ये भी पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। दिखाए ना दिखाए डजेंट मैटर, द thing which is actually effective and in contact with the transistor Q2 is this R01 resistor only, यानी सोर्स टर्मिनल ऑफ 2 के ऊपर बस सिर्फ एक R01 लगा हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस भी ख़त्म हो गई और इसकी सिग्निफिकेंस भी ख़त्म हो गई, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी आर नाउ अप्लाइंग अ करंट, वी आर नॉट अप्लाइंग अ KCL एट दिस टर्मिनल। इस टर्मिनल के ऊपर अब हम एक KCL अप्लाई कर रहे हैं। ये बात याद होनी चाहिए दैट व्हेनेवर वी ट्राई टू फाइंड एनी रेजिस्टेंस वी फाइंड द रेशियो ऑफ Vx ओवर Ix। तो इसी को अचीव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस नोड के ऊपर एक KCL अप्लाई किया। जब मैंने KCL अप्लाई किया तो Ix करंट टूवर्ड द नोड जा रहा है, IR02 GMB2 VBS2 और GM2 VGS2, ये तीन करंट्स अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं, ये करंट टूवर्ड द नोड जा रहा है। तो Ix बराबर आ गया IR02 GM2 VGS2 GMB2 VBS2। क्या मैं यहाँ सोर्स वोल्टेज ऑफ 2 के बारे में कुछ लिख सकती हूँ? अगर देखें Ix करंट यहाँ से चल रहा है, यहाँ के इस 3 पार्ट में ब्रेक हुआ होगा, फिर ख़त्म हो गया कंप्लीट, और जब दोबारा यहाँ के कंबाइन हुआ होगा तो यहाँ पर जो करंट होगा वो फिर से Ix ही होगा। Ix करंट यहाँ से चला, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ और फिर यहाँ पर जब पहुँचा दोबारा कंबाइन होके तो वो Ix ही बन गया। बेसिकली ये एक इक्वेशन मुझे बहुत क्लियर बता रही है कि IR02 इस करंट और इस करंट, इन तीनों का सम मिल के Ix के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब ये तीनों करंट यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ करंट Ix होगा, यानी द करंट गोइंग इनटू R01 विल बी Ix। तो क्या मैं VS2 निकाल सकती हूँ? VS2 बराबर होगा Ix इंटू R01,
ठीक है। Vs2 वो करंट जो R01 से गुजर रहा है जो कि Ix है R01। Vg2 क्या है, गेट वोल्टेज ऑफ 2 इज 0, गेट वोल्टेज ऑफ 2 इज 0। अच्छा, बल्क वोल्टेज ऑफ 2 इज ऑल्सो 0, और सोर्स वोल्टेज ऑफ 2, सोर्स वोल्टेज ऑफ 2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो VGS2 क्या हो जाएगा, VGS2 0 माइनस Vg माइनस Vs होगा, Vg 0 है, Vs की वैल्यू Ix R01 आ गई, माइनस Ix R01। सिमिलरली VBS2 क्या आ गया, 0 माइनस VS2 बराबर हो गया माइनस ऑफ Ix R01। यही वैल्यू बेसिकली अगले स्टेप में इस इक्वेशन के अंदर जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी गई है GM2। और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सारी एनालिसिस कैस्कोड की एक के बाद एक रफली दे आर ऑफ द सेम प्रोसीजर, ठीक है। VGS2 की जगह 0 माइनस VS लिख दिया, VBS2 की जगह भी 0 माइनस VS लिख दिया। एक चीज़ नई नज़र आ रही है, वो क्या, वो है IR02। IR02 के लिए क्या मैं लिख सकती हूँ कि इस टर्मिनल का वोल्टेज है Vx और इस टर्मिनल का वोल्टेज है Vs, तो Vx माइनस Vs ओवर R02 इज इक्वल टू IR02। तो मैंने यहाँ यही लिख दिया है Vx माइनस Vs2 ओवर R02, यानी कि मैंने IR02 करंट की जगह पे ये वाला फैक्टर लिख दिया है यहाँ से उठा के, इस IR02 के टर्म की जगह, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते जाइए और Vs2 की भी वैल्यू पुट करते जाइए। GM2 Vg माइनस Vs, Vb माइनस Vs ये सब थे, ठीक है। Vg की जगह 0 था, Vs की वैल्यू पुट कर दी गई है, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं, ठीक है ना। Vb माइनस Vs ये सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, थोड़े से स्टेप्स एक्चुअली मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसलिए शायद मे भी आपको कंफ्यूजन हो। बहरहाल Vx ओवर R02 यहाँ लिख दिया, माइनस Vs2 है, Vs2 की वैल्यू क्या थी, Ix R01 थी, R02 तो डिनोमिनेटर में है। थोड़ी सी टर्म्स मैंने आगे पीछे कर दिए बट डजेंट मैटर। अच्छा, GM2 की जगह क्या आ गया है, माइनस Vs है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। माइनस Vs की जगह माइनस Ix R01 आ गया, प्लस GMB2 था, माइनस Vs था, तो ये माइनस बेसिकली बाहर निकल गया Ix इंटू R01। नाउ यू सी देर आर 3 टर्म्स ऑफ Ix ऑन द राइट हैंड साइड। हम सारी Ix वाली टर्म को एक जगह रख लेते हैं और सारी Vx वाली टर्म को एक जगह रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया इन द नेक्स्ट स्टेप, इन सारी Ix वाली टर्म को उठा के मैं जो हूँ वो लेफ्ट साइड पे ले गई हूँ, और लेफ्ट साइड पे ले जाने के बाद मैंने क्या किया, यानी कि इस Ix के साथ ऐड कर दिया है मैंने, और फिर वो जो चूंकि वो साइड लंबी बन रही थी, मैंने सारी Ix वाली टर्म्स को एक जगह लिख दिया और Vx ओवर R02 को मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया। टेक आउट Ix कॉमन फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स, इन सब से मैंने Ix को कॉमन निकाला। दूसरी साइड पे Vx ओवर R02 मौजूद है, इस साइड पे डिनोमिनेटर में R02 नज़र आ रहा है, एलसीएम ले रहे हैं, आपके पास ये टर्म बन जाएगी R02 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। Vx ओवर Ix में आपके पास ये टर्म बन रही है R01 प्लस R02 प्लस GM2 R01 R02 प्लस GMB2 R01 R02। दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस। इसको मैंने थोड़ा सा, अच्छा देयर इज नथिंग मिसिंग ओवर हियर, ये थोड़ा सा सिर्फ गैप आ गया। R02 को मैंने अलग से लिखा प्लस करके, इस पहली टर्म में से, थर्ड टर्म में से, फोर्थ टर्म में से मैंने R01 को कैंसिल कॉमन निकाल लिया है। तो इस R01 की जगह 1 आ गया, इसकी जगह GM2 R02 आ गया, इसकी जगह GMB2 R02 आ गया, ठीक है। अच्छा, द प्रीवियस एनालिसिस हैज़ बीन कंटिन्यूड ओवर हियर। अच्छा, अब अगर आप ज़रा प्रीवियस इक्वेशन को देखें, वो इक्वेशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। इस स्टेप में आके मैंने क्या किया है, जो कॉमन निकाला था, जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर वाले ब्रैकेट में से मैंने R02 को भी ब्रैकेट में से कॉमन निकाल के GM2 और GMB2 की टर्म्स को कॉमन कर दिया। ये इक्वेशन थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। इफ़ यू कैन रिकॉल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। ये आपके पास गेन इक्वेशन आ गई। तो अब मैं कह सकती हूँ कि R02 जो मेरे पास निकली Vx ओवर Ix वो बराबर है R02 प्लस R01 टाइम्स द गेन ऑफ AV2, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो R02 हमें नज़र आएगी और R01 हमें नज़र आएगी, लेकिन R01
ड्रेन तक कैसे पहुंची होगी, R01 जो है वो गेन से मल्टीप्लाई होके ड्रेन पे पहुंची होगी। अब अगर आपको याद हो कि कभी भी आउटपुट की रेजिस्टेंस जो थी जब वो इनपुट पे पहुंच रही थी तो क्या होता था, वो गेन से डिवाइड करते थे, आउटपुट की रेजिस्टेंस को गेन से डिवाइड करते थे, वो इनपुट पे आ जाती थी। अब वो रेजिस्टेंस R01 जो कि इनपुट पे कनेक्टेड नज़र आ रही है, जब वो आउटपुट पे शिफ्ट हुई R01 तो क्या हो गया, वो गेन से जाके मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, और ये सीरीज में ऐड हो रहा है वो बेसिकली R02 के साथ। तो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो आ गई ये एग्जैक्ट आ गई। अब एक बात आपको मैं और बता दूं कि आमतौर के ऊपर जिस डायरेक्शन में ये करंट सोर्सेज नीचे जा रही होती हैं, तब इन करंट सोर्सेज की रेजिस्टेंस उस पॉइंट पे काउंट हो रही होती है। ठीक है, करंट सोर्स की रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे अपीयर नहीं हो रही होती, जो कि अभी तक हमने एनालिसिस की है। जब कभी भी हमने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की, जिस पॉइंट पे के करंट सोर्स टुवर्ड्स द नोड आ रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर करंट सोर्स की रेजिस्टेंसेस जो है वो इन इफेक्ट आती हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे निकालें, अवे फ्रॉम द नोड जा रही है करंट सोर्स जिस पॉइंट पे, तो उनकी रेजिस्टेंस उस नोड के ऊपर काउंट नहीं हो रही होती। ये सब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इस एनालिसिस से नज़र आया है कि आउटपुट के ऊपर सिर्फ R02 है सीरीज में R01 के साथ, और चूंकि R01 इनपुट टर्मिनल से उठ के आउटपुट टर्मिनल पे पहुंची है, वो गेन से मल्टीप्लाई हो गई है। यहाँ तक आपकी ये जो एनालिसिस है ये एग्जैक्ट एनालिसिस है। अब मेरे पास एग्जैक्ट एनालिसिस की दो इक्वेशंस आ गई, एक तो ये जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में गेन की फॉर्म में लिखा है, और एक वो जो बेसिकली मैंने टोटल ओरिजिनल हासिल की थी। ठीक है, यो यानी कि इससे प्रीवियस स्लाइड पे जो लास्ट एक्सप्रेशन थी वो ये थी। ठीक है, इससे प्रीवियस स्लाइड पे लास्ट एक्सप्रेशन आपकी ये थी, और ये एक्सप्रेशन वो वाली एक्सप्रेशन है जिसको मैंने गेन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्ट आर आउट। अब आते हैं अप्रोक्सीमेशन की जानिब। इन तमाम टर्म्स में सबसे जो हाईएस्ट टर्म है वो कौन सी है? इन तमाम टर्म्स में सबसे जो हाईएस्ट टर्म है वो है बेसिकली ये वाली। देखा जाए तो फॉर एग्जांपल इसका आंसर तकरीबन 3000 आ रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल कह रही हूँ, ये 500 है, ये 500 है, ये 500 है, या ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो इन तमाम इक्वेशंस में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू की टर्म होगी वो क्या होगी? वो GM1 R01 इंटू R02 होगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस आपने फाइंड की है R02 वो तकरीबन इसके बराबर है। यानी ये भी छोटी टर्म है, ये भी छोटी टर्म है, और आखिरी टर्म भी छोटी टर्म है। एंड सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म जो है वो ये है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आ रहा होगा वो इसके बराबर आ रहा होगा। तो जहाँ तक कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट एनालिसिस पे चल रही थी, यहाँ इस पॉइंट तक मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। जहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन की, मैंने क्या कर दिया है, मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन इक्वेशन में लगा दिया कि मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली ये पूरी टर्म की जगह मैं सिर्फ ये बीच वाली टर्म लिख सकती हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म। ठीक है, वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर। वी विल कैलकुलेट द टोटल गेन ऑफ द सर्किट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।